हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 के देखिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेढक किस वर्ग से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि मेढक जो है उभयचर वर्ग, जिसको कि हम एम्फीबिया कहते हैं। तो मेढक आपको याद रखना है एम्फीबिया यानी कि उभयचर वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेढक होता है। तो उत्सर्जी पदार्थों की दृष्टि से यदि आप मेढक को देखेंगे तो मेढक कैसा होता है, ये यूरिया उत्सर्जित करता है। देखिए मेढक में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मेढक बेसिकली जल और थल दोनों में रह सकते हैं। तो जो मेढक के टैडपोल या लार्वा होते हैं ये मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि ये जल में अधिकतर होते हैं। लेकिन वयस्क मेढक जो होता है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। ये चीज आपको माइंड में बिठा के रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काकरोच जो होता है इसका शरीर बटा होता है। आपको बताना है कितने भागों में। तो इसका शरीर जो है मुख्य रूप से सिर में बटा होता है, वक्ष में बटा होता है और उदर में बटा होता है, यानी 3 भागों में बटा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है काकरोच से संबंधित है कि काकरोच के श्वसन तंत्र में कितनी जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो काकरोच के श्वसन तंत्र में आपको याद रखना है कि 10 जोड़ी यहाँ पे श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केचुआ जो होता है, केचुए यानी कि जो अर्थवर्म होते हैं, इनमें भोजन को पीसने का कार्य किसके द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है गिजार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? गिजार्ड नामक संरचना के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि केचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो आपको याद रखना है नेफ्रिडिया। क्या होता है? नेफ्रिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो केचुआ होता है बेसिकली यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कंकाली पेशी जो होती है, कंकाली पेशी की प्रकृति कैसी होती है। तो जो भी कंकाली पेशियां होती है इनकी प्रकृति ऐच्छिक होती है। कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि चिकनी पेशी की प्रकृति कैसी होती है। ऐसी पेशियां जो कि चिकनी होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो अनैच्छिक प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है कि मास्ट कोशिकाएं कहां पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि मास्ट कोशिकाएं जो होती है ये कनेक्टिव टिश्यू में यानी कि संयोजी ऊतकों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि केचुए में जो टिप्लोसील होती है, टिप्लोसोल का कार्य क्या होता है। तो इसका काम होता है भोजन का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक कहलाते हैं, यानी आपस में 2 अस्थियों को जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। तो लिगामेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगामेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पेशी होती है, पेशी को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। तो ये टेंडन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टेंडन कहलाते हैं। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक लिगामेंट और अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू। तो इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं के जो बाहरी, भीतरी तथा स्वतंत्र सतहों पर पाया जाने वाला ऊतक होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी के टूटने अथवा नष्ट होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो आरबीसी के टूटने अथवा नष्ट होने की प्रक्रिया हीमोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोलाइसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आरबीसी के बनने की क्रिया कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। तो आरबीसी के टूटने की प्रक्रिया हीमोलाइसिस और आरबीसी के बनने की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण के समय रक्त में जो WBC होती है उसकी संख्या में यदि अत्यधिक बढ़ोतरी हो जाती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। उसे हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। तो जब भी WBC की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है किसके समय? संक्रमण के समय रक्त में, तो उसे हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो पेशियां होती है, पेशी कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले पतले तंतु समान संरचनाओं को हम क्या कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके बाद देखिए कि जंतुओं का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है। तो आपको याद रखना है इंसेक्टा। क्या याद रखना है? इंसेक्टा। यह जंतुओं का सबसे बड़ा वर्ग है जिसमें बेसिकली कीट वगैरह आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काकरोच में कितनी जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो काकरोच में आपको याद रखना है कि 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के मध्य परत या आप कह सकते हैं शरीर के बाएं परत तथा आंतरिक परत के मध्य के स्थान को हम क्या कहते हैं? तो शरीर के बाएं परत तथा आंतरिक परत के मध्य के स्थान को हम सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लिगामेंट में होने वाला खिंचाव को हम क्या कहते हैं? तो लिगामेंट में जब भी खिंचाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्प्रैन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रैन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊतकों के विघटन को हिस्टोलाइसिस कहा जाता है। यह कथन सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ऊतकों का विघटन होता है यानी कि ऊतक टूटते हैं तो इसे हम हिस्टोलाइसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र में एक तंत्रिका कोशिका के जो डेंड्राइट्स होते हैं तथा दूसरी कोशिका के जो एक्सान होते हैं उनके मध्य पाए जाने वाले विशिष्ट बंध क्या कहलाते हैं? तो सिनैप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिनैप्स कहलाते हैं। अर्थात दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है? खाली स्थान जो होता है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का वो सिनैप्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोटी, लंबी तथा परिपक्व अस्थियों के बीच गुहा में पाया जाने वाला जो मुलायम पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि WBC की संख्या में असामान्य कमी को कहते हैं। तो WBC की संख्या में यदि असामान्य रूप से कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकोपोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोपोनिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मेढक जो है एम्फीबिया वर्ग के किस गण से संबंधित है? देखिए मेढक तो एम्फीबिया वर्ग में आता ही है, लेकिन मेढक का आपको गण बताना है यानी कि ऑर्डर बताना है, किस ऑर्डर के अंतर्गत मेढक आता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ए न्यूरा। क्या याद रखना है आपको? ए न्यूरा। अगला क्वेश्चन है कि मेढक के मैथुनी आलिंगन को क्या कहते हैं? मतलब मेढक का जो मैथुनी आलिंगन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं इम्प्लेक्सस। क्या कहते हैं? एम्प्लेक्सस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेढक में किस प्रकार का विदलन होता है? तो मेढक में असमान प्रकार का और पूर्णभंजी प्रकार का विदलन होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेढक में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो मेढक में वंद प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेढक का जो हृदय होता है ये कितने कक्षों का बना होता है? तो मेढक का हृदय 3 कक्षों का बना होता है। और जितने भी उभयचर और सरीसृप होते हैं इनका जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय होता है। कुछ उभयचर ऐसे होते हैं, बेसिकली कुछ सरीसृप ऐसे होते हैं जो कि उनका जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, जैसे मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल आदि। जो विकसित सरीसृप होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बाकी जितने भी सरीसृप हैं उनका हृदय 3 कक्षीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेढक में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो मेढक में कुल 153 यानी कि 153 अस्थियां पाई जाती है। तो इस प्रकार से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 6 के वो हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।